हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने दो फीचर्स देख लिए थे डेमोक्रेसी के। आज हम फीचर नंबर 3 उसको देखेंगे। दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यानी तीसरा ये फीचर है, वो यदि किसी शासन व्यवस्था में या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा तो वो क्या होगा, आपका डेमोक्रेटिक चीज होगी। इस पॉइंट में हम उसके तहत एग्जाम्पल के तहत हम डिस्कस करेंगे या एग्जाम्पल देखेंगे हम। कंट्री हमारा रहेगा जिम्बाब्वे। कंट्री कौन सा है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। जिम्बाब्वे की लोकेशन ये देखो, आपके सामने मैप है। इसमें ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ है जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे से जो टच करते हैं वो कंट्री देखो, मोजाम्बिक, नीचे आपके साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और जाम्बिया, इनसे घिरा हुआ है। लैंडलॉक कंट्री है, यानी डायरेक्ट सी बाउंड्री जो है वो सी बॉडी या ओशन बॉडी से या वाटर बॉडी से टच नहीं होती है। तो जिम्बाब्वे की लोकेशन देखने के बाद में हम वापस आते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट पे। तो जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस कब मिली, यानी इंडिपेंडेंट कब हुआ वो? इसको इंडिपेंडेंसी मिली आपके इंडिपेंडेंस मिली इनको 1980 से। वाइट लोग जो थे उनसे इनको इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। ये जो कैंपेन चला था, यानी इनका जो स्ट्रगल मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मूवमेंट, इसमें एक पार्टी थी जूनू पीएफ, इसने लीड किया था। यानी इसकी अगुवाई में पूरा मूवमेंट चला था। तब जाकर 1980 में इनको क्या मिली? आज़ादी मिली। इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे इसके लीडर थे। जब 1980 में इनको आज़ादी मिली तब रॉबर्ट मुगाबे की सॉफ्ट पावर या उनकी पब्लिक में जो पावर थी या उनकी लोकप्रियता जो थी, पॉपुलैरिटी थी, वो ज़्यादा थी। तो ये सत्ता में आ गए। ये क्या आ गए? सत्ता में बन गए। ये रूलिंग पार्टी इनकी बन गई, यानी रूलिंग पार्टी इनकी हो गई। हालांकि 1980s के बाद में वहां रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। लेकिन बहुत ही बड़ी बात सोचने की ये है कि हर बार यही पार्टी उसमें जीतती थी और हर बार प्रेसिडेंट कौन बनते थे? रॉबर्ट मुगाबे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इनको जो इलेक्शन जीतने के पीछे कारण था वो हो सकता है पॉपुलैरिटी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ये जनता के बीच में पॉपुलर हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्या करते थे? इलेक्शन में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते थे। अनफेयर मीन्स was exercised in election process by रॉबर्ट मुगाबे, और हम बोल सकते हैं जूनू पीएफ। तो ये जो अनफेयर मीन्स थे ये इस्तेमाल इनके द्वारा किए जाते थे। अब ये अनफेयर मीन्स में हम किन किन को रखेंगे? तो इसमें क्या करता था ये रॉबर्ट मुगाबे जो था, इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसको कई बार इन्होंने चेंज किया।
किसके अकॉर्डिंग? अपनी पावर को बढ़ाने के ऑर्डर में, यानी अपने हिसाब से उन्होंने कई बार इसको चेंज किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज पावर, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप इसमें लिख सकते हो क्यों चेंज किया? टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? खुद ही थे ये, तो इनके हाथ में पूरी पावर थी। इन्होंने कई बार उसको और भी अपने हिसाब से सहूलियत वाला कानून इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। इस चेंज के तहत इन्होंने क्या किया? इसको पावरफुल बनाया, बहुत बढ़िया बात है, पावरफुल कर लिया। इसके अलावा लेस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल इन्होंने खुद को कम कर दिया, मतलब अधिकार तो ले लिए लेकिन जिम्मेवारियां इन्होंने अपने ऊपर बिल्कुल कम कर दी। तो ये तो बहुत ही गलत चीज हुई। इसके अलावा अपोजिशन जो पार्टी के लीडर थे या वर्कर थे, अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे वो हमेशा क्या किए जाते थे? हैरस, उनको परेशान किया जाता था। परेशान करने के कई तरीके हो सकते थे क्योंकि इनके पास क्या था? पावर था। तो ये कई बार क्या किए जाते थे? हैरस किए जाते थे। इसके अलावा हरस करने के क्रम में क्या करते थे? इनके द्वारा जो मीटिंग होती थी अपोजिशन पार्टी की, उनको डिसरप्ट कर दिया जाता था, या क्योंकि पूरी पावर उनके पास हुई तो उनको किसी न किसी प्रकार से रोक दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो होते थे, पब्लिक का जो प्रोटेस्ट होता था, पब्लिक प्रोटेस्ट, उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। इलीगल कि भैया आप जो शासन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको इलीगल बोल दिया जाता था। इसके अलावा राइट्स जो थे, राइट्स लिमिटेड कर दिए गए थे। राइट्स वर लिमिटेड बाय द रूलिंग पार्टी, और यू कैन से द प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, और यू कैन से द पार्टी जुनू पीएफ, सेम चीज हुई सारी। इसके अलावा वही इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है डेमोक्रेसी का, मीडिया। मीडिया में आप चाहे टेलीविजन बोलो, चाहे आप न्यूज़पेपर बोलो, और इसके अलावा रेडियो बोलो, ये सारे कंट्रोल किए जाते थे किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आप ये बोलो रूलिंग पार्टी के द्वारा या खुद प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके जो पार्टी का विजन होता था उसी को, या पार्टी का जो वर्जन होता था उसी को वो प्रोपोगेट करते थे, बाकी सभी चीजों को वो रोकते थे। तो देखने में तो वहां न्यूज़पेपर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर जाता था उसको हरस किया जाता था। इन सब के इतर एक इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशरी का हमारे यहाँ नेचर कैसा है? इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको पिछली क्लास के दौरान बताया था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो किस तरह से इनमें पावर का सेपरेशन है और किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन वहां इस कदर कंडीशन थी कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जुडिशरी भी नहीं जा सकती थी, यानी खुद प्रेसिडेंट जुडिशरी के सारे जो रूल्स होते थे, जो जजमेंट होते थे, उनको बदल देते थे। या आप ये बोलो कि जुडिशरी जो थी या कोई भी जज रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ नहीं जा सकता। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिला? देखो, रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो पब्लिक में पॉपुलर तो थे ही, पॉपुलर नहीं होते तो शुरू में कैसे बनते, और शुरू के बाद में भी उन्होंने मेंटेन किया है। इसका मतलब इलेक्शन में तो वो जीतते थे, भले ही वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी वो पॉपुलैरिटी उनकी बरकरार थी। तो डेमोक्रेसी में पॉपुलैरिटी सब कुछ नहीं होती है, ये सफिशिएंट नहीं होती। डेमोक्रेसी में पॉपुलैरिटी होने के बाद में भी जो गवर्नमेंट होती है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है।
डेमोक्रेसी को यदि आपको असेस करना है, यानी टू असेस डेमोक्रेसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्शन किस मेथड में हो रहा है। इस प्रोसेस में हमें इलेक्शन से पहले की स्थिति भी देखनी है और इलेक्शन के बाद की भी स्थिति देखनी है। जरूरी नहीं कि अच्छे फेयर और फ्री और फेयर मीन्स में यदि इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। इलेक्शन के बाद में व्यवस्था कैसी है, इसको भी उतना ही वेटेज देना पड़ेगा जितना इलेक्शन से पहले की प्रोसेस या कंडीशन को हम वेटेज देते हैं। तो डेमोक्रेसी को एसेस करने के लिए हमें इलेक्शन के दोनों एस्पेक्ट, आफ्टर और बिफोर, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। तभी हम ये देख सकते हैं कि वहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था है या नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इनके लिए सफिशिएंट रूम होना चाहिए। रूम मतलब स्पेस होना चाहिए। वहां की पॉलिटिकल जो सिस्टम है वहां इनको फुल अपने हिसाब से एक्टिविटी को एक्सरसाइज करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन पे कोई अपोजिशन की पार्टी है तो रूलिंग पार्टी उन पे किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, उनको किसी प्रकार से लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा, खुद के एजेंडा को डिक्लेयर नहीं करने दिया जाएगा। जब तक ये अपनी पॉलिसी और अपने एजेंडा लोगों में नहीं रखेंगे तब तक डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि लोगों के सामने यदि आप एक ही ऑप्शन रखोगे और उसी ऑप्शन को बढ़ा चढ़ाकर रखोगे तो लोग उसी को चूज करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था में, यानी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए फुल स्पेस और फुल रूम होना चाहिए। इन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि उनको जो है ना, या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है इनके अलावा हम सिटीजन्स को भी देखें तो उन सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इक्वल राइट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं कि वो फ्री टू थिंक होने चाहिए, यानी फ्रीली वो सोच सकें। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करें, उनके विचारों को तब्दील करें, अपने हिसाब से अपनी धारा में उनको प्रवाहित करें, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। टू हैव देयर ओवन ओपिनियन, टू हैव ओपिनियन, किनका, खुद का ओपिनियन उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज उन पे थोप दें तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। इसके अलावा टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और जो उनके ओपिनियन होंगे उनको एक्सप्रेस करने का भी राइट होना चाहिए। इसके अलावा एसोसिएशन करने का राइट होने चाहिए। ये सारे राइट हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, जिनको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पूरा चैप्टर है एक फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको थोड़ा सा देखा था, सारे राइट्स। उसमें आर्टिकल 19 में ये सारे राइट आते हैं, फ्री टू थिंक, फ्री टू ओपिनियंस, एक्सप्रेस, एसोसिएशन, फ्री टू वॉक, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार, ये सब चीजें हैं। टू प्रोटेस्ट, ये अधिकार भी है, हमारे आर्टिकल 19 में है कि आप लॉफुली, ऐसा नहीं कि आप उसमें किसी प्रकार की वायलेंस करेंगे, तो प्रोटेस्ट आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, कर सकते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी ऑफिस के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एवरीवन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल वर्कर्स, अपोजिशन के या फिर सिटीजन्स, इक्वल बिफोर लॉ होनी चाहिए, इक्वल बिफोर लॉ। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया था कि जो लॉ प्रेसिडेंट के लिए है वो ही एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए है। यही है इक्वल बिफोर लॉ। ये मैंने आपको पूरा एक चैप्टर था आपका सिविक्स में, तो उसमें हमने इसको सीखा था। तो ये जो राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। भैया ठीक है, आपने राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, रूलिंग पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें राइट्स दे दिए कि ये जो ऊपर लिखे हुए राइट्स हैं ये सब होंगे, इनके अलावा भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन इमेजिन करें कि जब राइट्स जो पार्टी दे रही है, कभी उसके इंटरेस्ट
कन्फ्लिक्ट करेंगे तो वो तो वायलेट कर सकती है ना। तो इसके लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गन होना चाहिए एक। हमारे कंट्री में क्या है वो जुडिशरी, इसीलिए तो सेपरेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सेपरेशन का जो कंसेप्ट है वो इसी पे डिपेंडेंट करता है, ताकि जुडिशरी अपनी पावर को अच्छे से एक्सरसाइज करे, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना करे। और जो जुडिशरी कोई रूलिंग देगी या कोई जजमेंट देगी उसको सभी लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ऑल द रूलिंग्स और जजमेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय एवरीवन। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। जुडिशरी के बारे में आपने हम जुडिशरी के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके मतलब सिविक्स की बुक में जुडिशरी का भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, राइट्स का भी है, उसको हम इसमें देख लेंगे। तो ओवरऑल हम इन सब चीजों को समराइज करें तो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स ये मेन थीम है जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो यदि आप लिखना चाहें तो समराइज भी हमें लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, मतलब कि गवर्नमेंट जो होगी वो रूलिंग तो करेगी लेकिन किसके अंदर करेगी, लिमिट्स के अंदर। और ये लिमिट्स होंगी कहां, डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में तो सभी बराबर हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये बेसिक चीज इसमें है। अब हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है वो हुआ वन वोट वन पर्सन, करेक्शन है इसमें, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। देखो आप इसको यदि अपने कंट्री में लागू करेंगे तो ये सब चीजें हैं। हमारे कंट्री में एक आदमी यदि 18 साल का हो गया तो उसको राइट मिलेगा वोटिंग का, और उसके वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की एक किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की। तो यहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसीलिए तो हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, क्योंकि ये सारे फीचर्स हमारे कंट्री के संविधान में रखे गए हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब किसी संविधान के द्वारा फिक्स की गई ऐसी कोई लिमिट कि उससे ऊपर जाने के बाद में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोटिंग का राइट मिलेगा और उसकी वोट की वैल्यू भी सेम रहेगी। हम एग्जांपल देखें इंडिया में, तो इंडिया में क्या होता है कि यदि कोई सिटीजन 18 साल का हो गया तो उसको वोटिंग का राइट मिलेगा। यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी रीजन का हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि भैया आपको तो वोटिंग राइट नहीं है, उसको वोटिंग राइट इक्वली मिलेगा। यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा, ये तो अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वहां वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं है। हो गई बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज जो अभी मैंने आपको बोली। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। वही एक कंट्री है एस्टोनिया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रशिया के पास में है वो। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो 16 कंट्री बनी थी उनमें एस्टोनिया भी है एक, एस्टोनिया, लाटाविया, ये सारे कंट्री हैं।
तो एस्टोनिया में क्या प्रोविजन है कि एस्टोनिया की जो ओरिजिनल सिटीजन है, जो मूलभूत वहां के सिटीजन हैं, उनके वोटिंग की वैल्यू अधिक होगी एज कंपेयर टू दूसरे देशों के सिटीजन। जैसे रसिया के कोई सिटीजन वहां जाकर बसा है और रशियन ओरिजिन का है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वहां हमारे यहाँ नहीं हो। ऐसा ही एक एग्जांपल फिजी में भी है। फिजी ओरिजिन के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके वोटिंग की जो वैल्यू है उसकी ताकत ज़्यादा है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको बताए। अब हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम मैप में इसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सऊदी अरेबिया में आपको दिखा देता हूँ। ये सऊदी अरेबिया रहा आपका। सऊदी अरेबिया के पड़ोसी देश आप सारे देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट में देखो इराक हो गया, इधर छोटा सा देश है कतर, कुवैत, यहाँ यूएई है, ये ओमान, यमन, ये रेड सी हो गया, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, ये यहाँ आपका स्टेट ऑफ हार्मुज, कई बार मैंने मैप में आपको बताया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। अब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे फिजी की तरफ। तो फिजी के लिए आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ। आपको ये पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, पूरा पैसिफिक। ये आपका कौन सा पैसिफिक है? ईस्ट पैसिफिक। जब इसको घूमकर आप उधर जाओगे ग्लोब पर तो ये आपका वेस्ट पैसिफिक हो गया। तो पैसिफिक को 4 भागों में बांटा जाता ना, ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ये साउथ पैसिफिक। तो ये फिजी कंट्री है। देखो यहाँ फिजी आपको मिलेगा, ये रहा फिजी, ये यहाँ फिजी है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके बिल्कुल ईस्ट में पैसिफिक फिजी आपको यहाँ मिलेगा। फिजी देश का एग्जांपल हमने दिया था। एस्टोनिया, एस्टोनिया के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, रशिया के पास। रशिया आपको नजर आ रहा होगा, रशिया के पास में बेलारूस, यही है एस्टोनिया। एस्टोनिया, लाटाविया, ये सारे कंट्री यहाँ हैं जिनको नीची भूमि का देश भी बोला जाता है। तो यहाँ क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसको तो ये यहाँ एस्टोनिया, लाटाविया, ये 3 कंट्री हैं यहाँ लगातार। इसके अलावा हमने पोलैंड के बारे में डिस्कस किया था। तो पोलैंड, तो ये पोलैंड रहा। पोलैंड के बिल्कुल वेस्ट में जर्मनी और ईस्ट में बेलारूस और आपका यूक्रेन हो गया। इसके अलावा हमने चिली, ये चिली मैंने आपको बताया था, चिली। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री थे। और सऊदी अरब हो गया, जिम्बाब्वे मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे कंट्री हुए और ये फीचर्स हुए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले हम समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ डेफिनेशन। तो हम नया पेज ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ये रहा हमारा नया पेज, समरी ऑफ डेफिनेशन। इतना मैंने आपको बताया, उसको समराइज कर देता हूं। समरी डेफिनेशन, समरी किसको करेंगे हम? डेफिनेशन को। या जो चारों फीचर्स मैंने आपको बताए उनको समराइज करेंगे। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? 3 प्रकार की डेफिनेशन मैंने बताई थी, डिमोस प्लस क्रिटिया, इसके अलावा बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, और एक मैंने आपको बताई थी डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जितना मैंने आपको बताया उसको हम समराइज करें तो पहला पॉइंट क्या निकलेगा भाई? जो हमने फीचर्स देखे, तो डेमोक्रेसी के फीचर्स यदि आपको लिखना हो तो समराइज वे में क्या लिखेंगे? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, सबसे पहली चीज, जैसा डेफिनेशन में भी आपको देखने को मिला। टेक मेजर डिसीजन, सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होगा, वो जो मेजर डिसीजन होंगे वो भी ये इलेक्टेड मेंबर ही लेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई जो ऑटोक्रेटिक रूलर है या जो अथॉरिटियन रिजीम है उसका शासक उसमें, जैसा कि हमने परवेज मुशर्रफ के बारे में सीखा था, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, फ्री एंड फेयर, तो आपको नाम से इतना बोलते ही याद आ जाना चाहिए, किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्शन।
फ्री और फेयर मीन्स में इलेक्शन होनी चाहिए। किसी प्रकार की मेल प्रैक्टिस या अनफेयर मीन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चॉइस बराबर होनी चाहिए लोगों के पास। चॉइस से आप कहाँ जाओगे? चाइना। चाइना में लिमिटेड चॉइस है। चॉइस टू चूज, चॉइस टू इलेक्ट। इसके अलावा चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। चॉइस फॉर ऑल सिटीजन्स और पीपल ऑन इक्वल बेसिस। सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, सिविक्स में ये सब चीजें बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन यदि इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मजा भी इसमें आता है खूब। लास्ट हो गया एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल और कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन। मतलब डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अगली चीज, वाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसमें इतना सीख लिया। तो आगे अब हम सीखेंगे वाई डेमोक्रेसी। इसमें हम सीखेंगे फॉर और अगेंस्ट। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लीडर, कुछ फिलोसफर और कुछ पॉलिटिकल थिंकर ऐसे हुए हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है और कुछ इसके फेवर में है। तो दोनों चीज हम कंपेयर करके सीखेंगे, एक तरफ फॉर एक तरफ अगेंस्ट। लेकिन इसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक जो दोनों वीडियो मैंने बनाए हैं डेमोक्रेसी पे, उनको आप अच्छे से देखिए, उनके नोट्स बनाइए और बार बार उनको देखिए। समझ में नहीं आता है तो, और फिर भी यदि कोई चीज़ ऐसी हो नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। तो अभी तक आपके लिए मैप वर्क और जो सिविक्स का वर्क है वो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।